विद्यार्थियों, आप सभी का संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। आज विद्यार्थियों की डिमांड के आधार पर मैं समास प्रकरण की कक्षा शुरू करना चाहता हूं। समास प्रकरण की जो मैं कक्षाएं लूंगा उसका मेरा जो लक्ष्य है वह यह रहेगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रायः समास से संबंधित कई प्रश्न आते हैं। तो विद्यार्थी क्या करते हैं कि गाइड आदि पढ़ लेते हैं, ऊपर ऊपर का ज्ञान ले लेते हैं, जिनके आधार पर उनके कई प्रश्न गलत हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको समास प्रकरण की कुछ कक्षाएं में ला रहा हूं, जिसमें जो प्रथम कक्षा होगी उसमें सिर्फ आपको मैं यह बताऊंगा कि समास जो प्रकरण है, समास का अर्थ क्या है, भाषा में समास की क्या भूमिका है और समास के कितने भेद होते हैं। इस कक्षा में मैं आपको कुछ मार्मिक बातें बताऊंगा। मार्मिक इसलिए मैं कह रहा हूं, जैसे किसी विद्यार्थी को मैंने पूछा कि अव्ययी भाव समास की क्या परिभाषा होती है, वह बोलता है कि जिसका प्रथम पद प्रधान हो उसको अव्ययी भाव कहते हैं। यह गलत है, क्योंकि उसमें यह लिखा हुआ है प्रायः पूर्व पद का अर्थ जहां पर प्रधान होता है उसको अव्ययी भाव कहते हैं। ये जो सामान्य गलतियां, हमें प्रायः का अर्थ नहीं पता है, पद को प्रधान बता रहे हैं, अपितु वहां पर पद का अर्थ प्रधान होता है। इसलिए कई प्रकार की जो समास के अंदर उपसर्जन संज्ञा, अब पता ही नहीं है कि प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र है, उसमें प्रथमा निर्दिष्ट का अर्थ क्या है कि सूत्र में प्रथमा विभक्ति है जिस पद के अंदर, उसके द्वारा जो निर्दिष्ट पद है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। इसलिए कई प्रकार की समास की जो एक प्रकार की फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है जो विद्यार्थी समझ नहीं पाता है, उनको आधार दृष्टिगत रखते हुए उन समस्याओं को मैं समास प्रकरण की कक्षाएं ला रहा हूं। तो प्रथम कक्षा में समास का अर्थ क्या होता है, उनके कितने भेद होते हैं और उन भेदों का जो अव्ययी भाव आदि जो समास है उनकी वास्तविक परिभाषा क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में द्वितीय कक्षा होगी, समास प्रकरण में प्रयुक्त कुछ शब्द और क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले समास करते हैं, फिर प्रातिपदिक संज्ञा, फिर लोप करना, इन सूत्रों का कहां पर लोप होता है कहां पे नहीं होता है, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में जितने समास है उनकी प्रति कक्षा में हम लाने का प्रयास करेंगे। सूत्रों के मार्मिक अर्थों को मैं आपको इस कक्षा में बताऊंगा। आप सभी से निवेदन है कि समास प्रकरण की जितनी कक्षाएं हैं आप इनको लो, और इससे लाभ यह होगा कि आपके जितने कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको यह तो नहीं कहूंगा कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर दो या इसको शेयर करो। यदि आपको लगता है इसको आप अच्छे से पढ़ो और आपका जो मित्र है सब्सक्राइब करे या न करे, यदि इसमें से कक्षा अच्छे से लेता है और यदि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके उत्तर सही होते हैं, तो सच मानिएगा मेरे पढ़ाने का और आपके पढ़ने की सार्थकता भी तभी हो पाएगी। तो देखते हैं सबसे पहले आज की कक्षा में समास प्रकरण का अर्थ और उन समास प्रकरण के कितने भेद होते हैं, क्यों होते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिएगा यह कक्षा। विद्यार्थियों, समास प्रकरण पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि समास प्रकरण का किसी भी भाषा में स्थान क्या है। मान लीजिएगा आप किसी भी भाषा को एक किला मानते हैं, दुर्ग मानते हैं। यदि आप भाषा को दुर्ग मानते हैं तो उस दुर्ग की जो दीवारें हैं वो समास तथा संधि होगी। इसका अर्थ यह हो गया कि बिना समास तथा संधि रूपी दीवारों को लांघे बिना, समास तथा संधि की दीवारों का अतिक्रमण किए बिना आप किसी भी भाषा रूपी दुर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। समास तथा संधि के बिना आप किसी भी भाषा में आप उस भाषा को समझ ही नहीं पाएंगे। विद्यार्थियों, अब मैं आपको दो उदाहरणों के माध्यम से संधि और समास के अंदर आपको भेद बताऊंगा। प्रायः यह देखा जाता है कि हमें पता ही नहीं होता क्या संधि है क्या समास है, इसलिए मैं आपको दो बड़े ही रोचक और सरल उदाहरणों के माध्यम से आपको बताऊंगा संधि क्या होती है और समास क्या होता है।
संधि की परिभाषा देखी जाए तो द्वयोः वर्णयोः मेलनम। वैसे देखा जाए तो संधि का अर्थ जोड़ना होता है, आप किसी को भी जोड़ो वो संधि ही होती है। राजा महाराजाओं के बीच में भी संधि ही होती थी, या किसी वस्तु को जोड़ते हो तो वो भी संधि है। परंतु व्याकरण में संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी वर्ण को उठा करके जोड़ दो, ऐसा नहीं है। वहां पे संहिता का विषय होना चाहिए। संहिता का आपको सरल भाषा में बताऊं तो कहने का अभिप्राय यह होता है कि वर्णों की अत्यधिक सामीप्य को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। परः सन्निकर्षः संहिता नाम का सूत्र पढ़ा होगा। वर्ण जब आपस में बहुत अत्यधिक निकट हो तो वहां पे क्या होता है? वो संहिता का विषय होता है। और संहिता कहां कहां होती है तो मैं आपको बता दूं, संहिता एक पदे नित्या, कोई भी एक पद हो तो आपको वहां पे जोड़ करके लिखनी पड़ेगी। नित्या धातु उपसर्गयो हो, धातु और उपसर्ग रहता है, वहां पे आपको संहिता वहां पे जोड़ना ही होगा वाक्य को। नित्या धातु उपसर्गयो हो, वाक्य तुसा विवक्षाम अपेक्षते। वाक्य के अंदर आपकी इच्छा है कि आप उसमें संहिता कहो या नहीं कहो। समासे, समासे नित्या संहिता, समास में क्या होती है? संहिता नित्य होती है। कहने का अभिप्राय क्या है कि संहिता का विषय होगा तो वहां पे संधि होगी, और एक पद हो, वाक्य हो, समास हो, तो इस हिसाब से देखा जाए तो समास में क्या होगी? नित्य संहिता होगी। कोई भी पद आ जाता है, जैसे उपकृष्णम आ गया, इसमें समास है, तो उपकृष्णम को आप अलग अलग नहीं लिख सकते, उनको आपको संहिता जोड़ करके लिखना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों, दो वर्ण को जोड़ने को संधि कहते हैं। अब बात आती है समास की। समास की परिभाषा है समसनम समास है। समास की क्या परिभाषा है? समसनम समास है। विद्यार्थियों, समसनम शब्द का अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण या मिलाना। इसको क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब दो उदाहरणों के माध्यम से समझो। ट्रेन के दो डिब्बों को जोड़ने का काम संधि होता है, ठीक है, और समास क्या करता है? संक्षिप्तीकरण कर देता है। आजकल जो गन्ने का हम रस पीते हैं, तो गन्ने के अंदर जो जो रस विद्यमान है वो एक गिलास गिलास में आ जाता है आपके सामने, ठीक है। और जितनी इस गन्ने का, इतने सारे गन्ने का संक्षिप्तीकरण क्या है? इस रस में है। संक्षिप्तीकरण में छोड़ा नहीं जा सकता, है ना। तो इसलिए क्या होता है, समास का अभिप्राय क्या है? जिस प्रकार गन्ने से रस का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, उसको एक जगह डाला जाता है, उसी प्रकार व्याकरण में क्या होता है? पदों का संक्षिप्तीकरण जहां होता है उसको क्या कहते हैं विद्यार्थियों? समास कहते हैं। और संहिता हमेशा नित्य होती है। संहिता का मतलब आपको संधि हमेशा आपको समास में नित्य ही आपको करनी होगी। इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने संस्कृत भाषा रूपी जो दुर्ग है उसकी जो दीवारें हैं, समास तथा संधि, इन दोनों के भेदों के बारे में हमने समझा। संधि में दो वर्णों को जोड़ा जाता है, समास में संक्षिप्तीकरण किया जाता है, ठीक है। अब विद्यार्थियों, बात आती है समास की। प्रायः आपके लिखित परीक्षा में या आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि ये समास क्या है। विद्यार्थियों, एक बात आप समझिए, समास जो शब्द है उसमें सम उपसर्ग है और अस धातु है। अस धातु है वो दिवादी गण में पढ़ी गई है। कहां पे पढ़ी गई है? दिवादी गण में जो परस्मय पदी धातु है वो अस धातु है, जिसका अर्थ होता है क्षेपण। क्षेपण अर्थ में होता है, और इसमें घय प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है विद्यार्थियों? घय प्रत्यय है। यह आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि समास में कौन सी धातु, कौन सा उपसर्ग, कौन सा प्रत्यय है, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों, समास जो शब्द है वो योगरूढ़ या पारिभाषिक शब्द है। इसका मतलब क्या हो गया? क्योंकि प्रत्येक संक्षेप को समास नहीं कहते, वरन जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पद हो जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। वैसे आपको पता है कि होना क्या चाहिए कि समास शब्द का अर्थ क्या? मैंने क्या बताया? संक्षेप
जहां जहां संक्षेप हो उसको हम समास कहेंगे, ठीक है। परंतु यह जो शब्द है वो योगरूढ़ है। क्या है? योगरूढ़ या पारिभाषिक शब्द है, ठीक है। तो पारिभाषिक जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है कि प्रत्येक जो संक्षेप होता है उसको हम समास नहीं कहेंगे। समास किसको कहेंगे? जब दो या दो से अधिक पद मिलकर के एक पद हो जाएंगे उसको क्या कहेंगे विद्यार्थियों? समास कहेंगे। अब देखो, एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, वो क्या बोलता है? पदानां लुप्यते यत्र प्रायस्वास्वाविभक्तयः पुनरेकपदी भावः समास उच्यते तदा। इसका अर्थ क्या होता है कि पदानाम लुप्यते यत्र, जहां पर पद क्या हो जाते हैं? विलुप्त हो जाते हैं। इसका अर्थ मैं आपको पुनः बताने का प्रयास करता हूं कि समास में क्या होता है? पद होते हैं, ठीक है। समस्यमान पदों की प्रायः विभक्तियां लुप्त हो जाती है, परंतु उनका अर्थ तो रहता ही है। पुनः नए सिरे से एक शब्द या प्रातिपदिक मानकर नई विभक्ति आती है। आपको तो इतना ही समझना है कि समास में क्या होता है कि पदों की जो जो विभक्तियां होती है उनका लोप हो जाता है और उनका क्या हो जाता है? एक पद में हो जाता है। इसका मतलब आप एक ही बात समझो कि जैसे एक आपको उदाहरण बताता हूं, राजा का पुत्र। अब इसमें राजा का पुत्र है, इसमें का है, उसमें संबंध है, उसका क्या हो जाता है विद्यार्थियों? लोप हो जाता है। ये श्लोक के माध्यम से आपको समझाया गया है। अब देखो क्या है? समासस्य प्रयोजनम एकपद्यम एकस्वर्यंच। इसका मतलब क्या हो गया कि समास के अंदर क्या होता है? जो एक पद होता है, क्या होता है विद्यार्थियों? जो एक पद होता है उस अ, उस एक पद में स्वर प्रक्रिया में तब उसे एक पद समझकर ही स्वर लगाया जाता है। जैसे गंगा जल है, तो अब गंगा जल, जब गंगा या जलम, गंगा का जल, गंगा का पानी, ठीक है। तो इसमें का जो संबंध है इसका तो लोप हो गया और गंगा जलम एक पद हो गया, समास का एक पद हो गया। तो विद्यार्थियों, इसके अंदर जब हम क्या लगाएंगे? स्वर लगाएंगे, तो उसको एक पद मानेंगे। गंगा और जल अलग अलग हम सभी नहीं मानेंगे। इस प्रकार से विद्यार्थियों, समास के बारे में कुछ बातें जो जरूरी थी वो हमने समझी। इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने संधि और समास के भेद को समझते हुए हमने समास की क्या व्युत्पत्ति होती है, क्या उसका अर्थ होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। विद्यार्थियों, समास के भेदों की बात करते हैं। समास 5 प्रकार के होते हैं। यह सामान्य सा प्रश्न है और कई बार आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। यदि लिखित परीक्षा में आपको इसकी व्याख्या करनी हो तो उस हिसाब से भी मैंने जितनी पुस्तकों में मुझे मिला इसकी परिभाषा और अच्छे से समझाने का मैं प्रयास भी आपको करूंगा, ताकि आप व्याख्या हो या प्रतियोगी परीक्षा में आप अच्छे से लिख सको। विद्यार्थियों, सबसे पहली बात होती है समास के अंदर केवल समास की। किसकी बात होती है? केवल समास की। तो केवल समास है, उसकी बहुत अच्छी परिभाषा है। स च विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है, केवल समास है प्रथम है। अब एक बात बता देता हूं मैं आपको, यहां पर विशेष संज्ञा का अर्थ आपको बता दूं। सबसे पहले विशेष संज्ञा का अर्थ होता है कि समास शास्त्र में जितनी भी विशेष संज्ञाएं होती है, कौन सी विशेष संज्ञाएं? जैसे अव्ययी भाव, तत्पुरुष, उसके अतिरिक्त बहुव्रीहि, तो ये जो जो समास की जो संज्ञाएं होती है उन सभी सामासिक विशेष संज्ञाओं से विनिर्मुक्त। विनिर्मुक्त का मतलब क्या होता है कि जो समास में अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व आदि जो विशेष संज्ञाएं होती है उनके अतिरिक्त जो अकेला बचता है उसको विद्यार्थियों क्या बोलते हैं? केवल समास बोलते हैं। वैसे केवल का अर्थ क्या होता है? केवल राम को छोड़ करके बाकी सब विद्यार्थी बाहर चले जाओ। इस उदाहरण में केवल राम का अर्थ क्या है कि सभी छात्रों के अतिरिक्त अकेला जो राम बच गया। समझ में आ रहा है ना आपके अच्छे से? तो केवल समास की यही परिभाषा है कि समास शास्त्रों में
जितनी विशेष संज्ञा होती है उन विशेष संज्ञाओं के अलावा जो जो बचे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, केवल समास बोलेंगे। सह सुपा सूत्र से कोई विशेष संज्ञा का विधान नहीं होता है। देखो, आपको जब हम समास पढ़ेंगे ना, तो जैसे अव्ययी भाव समास है, तो अव्ययी भाव समास का विधान करने वाला सूत्र अव्ययम विभक्ति वाला सूत्र रहेगा, ठीक है। पर केवल समास है, केवल समास का जो विधान करने वाला सूत्र है सहसुपा, इसके द्वारा किसी भी कोई विशेष संज्ञा का नाम नहीं बताया जाता। सहसुपा केवल समास हो जाता है। अब एक आपको अच्छी बात बताता हूं कि केवल समास का प्राचीन नाम है सुपसुपा समास। यह आपकी लिखित परीक्षा में, नेट जेआरएफ में या यूपीएससी के जब आप एग्जाम दोगे, तो मेरा प्रयास यही रहा है कि समास प्रकरण का जितना डीप अध्ययन आपको मैं करवा सकूं। इस क्लास को देखने के बाद में आपके मन में या ऐसा कोई प्रश्न रहेगा ही नहीं जो इस क्लास से बाहर आए, है ना। तो केवल समास का प्राचीन नाम क्या है विद्यार्थियों? सुपसुपा समास। और इसका उदाहरण कौन सा है? भूतपूर्व इसका उदाहरण है विद्यार्थियों, जिसमें आपको केवल समास दिखाई देगा। अब ये जो भूतपूर्व है, इसमें केवल समास है। कहने का मतलब क्या है विद्यार्थियों? इसमें जो समास की जो विशेष संज्ञाएं होती है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष आदि, वो कोई सी भी इसमें संज्ञा नहीं होती है। बस इसी को क्या बोलते हैं? केवल समास बोलते हैं। सरल भाषा में आपको समझाऊं तो जो चार समास है, उनके अलावा जो बचा हुआ है, अकेला केवल बचा हुआ है, उसको केवल समास कहते हैं। अब विद्यार्थियों, बात होती है अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव समास है, उसकी परिभाषा है प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव। इसका अर्थ क्या हो गया कि जहां पे पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो, उसको क्या बोलेंगे विद्यार्थियों? उसको बोलेंगे अव्ययी भाव समास। अब देखो, पूर्व पद इसका क्या होगा विद्यार्थियों? अव्ययी होगा। अव्ययी का मतलब क्या होता है? सदृशम त्रिषु लिंगेषु, जो सभी लिंगों में समान रहे। सर्वासु च विभक्तिषु, सभी विभक्तियों में समान रहे। वचनेषु च सर्वेषु, सभी वचनों में समान रहे। यन्न व्येति तदव्ययम, जिसमें किसी भी प्रकार का व्यय खर्च बढ़े नहीं व्याकरण के हिसाब से, उसको क्या बोलेंगे? अव्यय बोलेंगे। जैसे एक एक अव्यय है, यथा अव्यय है। अब राम शब्द है तो राम है, रामौ रामः आप बना सकते हैं। पर यथा है, यथा का तो एक ही रूप बनेगा, यथा ही। चाहे प्रथमा विभक्ति हो, द्वितीया हो, तृतीया हो, या एक वचन हो या बहुवचन हो, या लड़का हो या लड़की हो, यथा अकेला ही लगेगा। इसलिए इस हिसाब से किसी भी अव्यय का वचन पुरुष विभक्तियों में उसका परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? अव्यय बोलते हैं। अनव्ययम अव्ययम भवति। और समास में दो पद होता है, एक होता है पूर्व पद, पहले वाले पद को बोलते हैं पूर्व पद, और बाद वाले पद को बोलते हैं उत्तर पद। तो जिसका पहला पद अव्यय होता है उसको क्या बोलेंगे? अव्ययी भाव समास बोलेंगे। एक आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं, जो आप प्रायः उसको इग्नोर कर देते हैं। इसमें यहां पे प्रायेण लिखा हुआ है। देखो, प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान है। इसका मतलब क्या होगा? प्रायः, प्रायः शब्द का अर्थ होता है विद्यार्थियों बाहुल्यम, अधिकतया। तो इसका अर्थ क्या होता है? अधिकतया पूर्व पद का अर्थ जहां पर प्रधान हो उसको अव्ययी भाव कहते हैं। अधिकतया का मतलब क्या हो गया? कहीं कहीं ऐसा भी स्थान होता है जहां पे पूर्व पद का अर्थ प्रधान नहीं है, फिर भी वहां पे अव्ययी भाव समास हो जाता है। 100% यह जो परिभाषा है, यह अव्ययी भाव में लागू नहीं होती है। ये विद्यार्थियों में आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब आप साक्षात्कार आदि देते हो तो उसमें छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। आपको पूछेंगे अव्ययी भाव समास की क्या परिभाषा है, तो वहां पे आप प्रायेण बोलोगे। क्या बोलोगे? प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव है। प्रायः, अधिकतया, जिसका पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है उसको अव्ययी भाव कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? कहीं अव्ययी भाव समास की जो परिभाषा है उसके विपरीत भी क्या हो जाता है? अव्ययी भाव समास हो जाता
है। यह आपको बात बताई मैंने प्रायः वाली। विद्यार्थियों इसका उदाहरण देख लो आप, अधिहरि इसका उदाहरण है। तो अधिहरि का जो अधि है वो क्या है? अव्यय है, ठीक है। और यहां पे अधि है वो अव्यय है, ठीक है। और अधि का अर्थ क्या होता है? अधिकरण होता है, आधार, बेस होता है। तो ये जो पूरा का पूरा अधिहरि है, इसमें पहला पद कौन सा है? अधि है। ये क्या है विद्यार्थियों? प्रधान है। क्या है ये अर्थ? प्रधान है। तो अधिहरि पद में किसकी प्रधानता होगी? किसकी प्रधानता होगी? अधिकरण की प्रधानता होगी। एक बात आपको वापस स्पष्ट कर दूं, अधिहरि में अधि पद इंपॉर्टेंट नहीं है, अधि पद महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु अधि पद का अर्थ महत्वपूर्ण है। ये आप ध्यान से इसको समझ लो कि आपको छोटी छोटी बारीकियां आपको समाज की समझ में आनी चाहिए। आप छोटी छोटी बारीकियों को समझोगे ना, तभी आप प्रतियोगी परीक्षा में कठिन से कठिन प्रश्न का जवाब आप उत्तर दे पाओगे। तो अधि है, अधि महत्वपूर्ण नहीं है, अधि का जो अर्थ अधिकरण है, आधार, बेस अर्थ है, वो महत्वपूर्ण है। तो अधिहरि का अर्थ क्या होगा? हरि में। क्या होगा? हरि में। तो पूरे वाक्य में किसकी प्रधानता है? अधिकरण की, आधार की प्रधानता है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों हम यह कह सकते हैं, अव्यय भाव समास में जो प्रथम पद अव्यय है, उसके अर्थ की वहां पर क्या होती है? प्रधानता होती है। नहीं तो विद्यार्थी क्या रटते हैं? जिसका पूर्व पद प्रधान हो उसको अव्यय भाव कहते हैं। पूरी परिभाषा आपकी गलत हो जाएगी। आपको क्या बोलना है? प्रायः पूर्व पद का अर्थ जहां पर प्रधान हो उसको अव्ययी भाव कहते हैं। अब विद्यार्थियों हम आगे चलते हैं तत्पुरुष समास की ओर। तत्पुरुष जो समास है उसकी परिभाषा है, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान है तत्पुरुष है। मैंने कहा था ना, समास में दो पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे अगले पद को क्या बोला जाता है? उत्तर पद। तो इसका अर्थ क्या हो गया? प्रायेण उत्तर पद, यहां पे गुण संधि है, प्रायः उत्तर पदार्थ प्रधान हो उसको तत्पुरुष कहते हैं। वापस वही बात, इस समास में प्रायः उत्तर पद के अर्थ की प्रायः प्रधानता होती है। इसका अर्थ क्या हो गया? तत्पुरुष समास में अधिकतया, शत प्रतिशत नहीं, ज्यादातर, अधिकतया उत्तर पद क्या होगा? उत्तर पद के अर्थ की क्या होगी विद्यार्थियों? प्रधानता होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रायः कहने से हमें एक बात समझना है कि कहीं कहीं क्या होता है, उत्तर पद प्रधान नहीं रहे तो भी वहां पर तत्पुरुष समास हो सकता है, पर ज्यादातर उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। कैसे? मैं आपको एक इसका उदाहरण बताता हूं। विद्यार्थियों, राजपुरुष है, राजपुरुष में प्रथम पद कौन सा है? राज है। उत्तर पद कौन सा है? पुरुष है। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद। तो पुरुष प्रधान होता है। अब आपको एक बात बताऊं, किसी व्यक्ति ने बोला राजपुरुष को बुलाना, तो वहां पर कौन आएगा? राजा आएगा या पुरुष आएगा? वहां पे विद्यार्थियों वह पुरुष आएगा। आपको पता चल गया है ना इसके पद की अर्थ की प्रधानता कैसे है। ठीक है। उसके बाद में अब देखो क्या है, विभक्तयो द्वितीयाद्या नामना पर पदेन तु समस्यन्ते समासो ही श्रेयस तत्पुरुष सच। ये कातंत्र के अंदर एक परिभाषा बताई है। विद्यार्थियों, मैं केवल आपको रटवाना या केवल कंठस्थीकरण पे आपका ध्यान नहीं देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप समास प्रकरण के मर्म को भी जाने, तभी आपके जो नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें आप प्रश्नों के उत्तर को आप सही दे पाओगे। देखो, समास की जो तत्पुरुष समास है उसके भेद हो जाते हैं। विभक्तयो द्वितीयाद्या, द्वितीयाद्या का मतलब क्या है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। प्रथमा विभक्ति को छोड़ करके जो विभक्तियां होती है, उन विभक्तियां, जो विभक्तियां जिन जिन पदों में होती है, नामना पर पदेन तु, उसको उसी पद के द्वारा समस्यन्ते समासो ही श्रेय तत्पुरुष सच। यदि किसी पद में द्वितीय विभक्ति हुई ना, उसको कह देंगे द्वितीय तत्पुरुष। यदि कहीं पर
तृतीया विभक्ति है तो तृतीया तत्पुरुष समास। तो जो जो विभक्तियां उस विग्रह में होती है उसको हम वह तत्पुरुष हम कह सकते हैं। ये कातंत्र नाम के ग्रंथ में एक श्लोक आया है जो मैंने आपको बताया है। यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब विद्यार्थियों, अब हम आगे चलते हैं। कर्मधारय समास, एक आपको बता दूं, मैं स्पष्ट कर दूं कि कर्मधारय स्वतंत्र समास नहीं है। स्वतंत्र समास नहीं है का मतलब क्या है कि तत्पुरुष भेदः कर्मधारय। तत्पुरुष का अर्थ क्या होता है? जिसमें अधिकतर उत्तर पद का अर्थ प्रधान हो उसको तत्पुरुष कहते हैं, और तत्पुरुष का भेद है वो कर्मधारय है। आप इसको अलग स्वतंत्र समास मत मान लेना, तत्पुरुष का ही एक भेद है कर्मधारय। कर्मधारय किसको बोलते हैं? तत्पुरुष है समानाधिकरण है कर्मधारय। जब तत्पुरुष समास में समान अधिकरण, समान अधिकरण का अर्थ क्या होता है? जिसमें समान विभक्तियां हो। अब व्याकरण में तो समान बेस क्या रहेगा? जिसमें दोनों पद की समान विभक्तियां हैं तो उसको क्या बोलेंगे? कर्मधारय बोलेंगे। यदि आपको कोई पूछे कर्मधारय किसको बोलते हैं तो आप क्या बोलोगे विद्यार्थियों? जिस दोनों पदों का क्या हो, समान अधिकरण हो, उसको क्या बोलेंगे? कर्मधारय बोलेंगे। जैसे एक वाक्य है, नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम। अब यहां पर नीलम प्रथम पद है, प्रथमा विभक्ति, उत्पलम में प्रथमा विभक्ति, दोनों में समान विभक्तियां हैं। आप ध्यान से समझो, नीलम और उत्पलम में दोनों में समान विभक्तियां हैं, और समान विभक्तियां होने के कारण समान अधिकरण है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? कर्मधारय समास कहेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। अब कर्मधारय का भेद है वो द्विगु है। ध्यान रखना, द्विगु और कर्मधारय दोनों का अलग स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। तत्पुरुष का भेद कर्मधारय हो गया और कर्मधारय का भेद क्या हो गया? द्विगु हो गया। द्विगु किसको बोलेंगे? संख्या पूर्वो द्विगु। जब समान अधिकरण में संख्या पहले आ जाए उसको क्या बोलेंगे? द्विगु। जैसे पंचगवम है, पंचगवम में प्रथम पद कौन सा है? संख्या पंच है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? द्विगु। विद्यार्थियों, मैं तो अभी आपके लिए सामान्य अर्थ बता रहा हूं, ठीक है? जब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे ना, एक एक सूत्र को ला करके मैं आपको इसका मर्म समझाऊंगा। एक बार आप मेरी कक्षा में यदि आप समास पढ़ लोगे, आप तय मानो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आपको जितना मैं आपको समझा सकता हूं, ताकि आपके प्रतियोगी परीक्षा में आप के अच्छे अंक आ सके। अब बात होती है विद्यार्थियों बहुव्रीहि समास की। बहुव्रीहि समास में भी इसका जो अर्थ है वो क्या है? प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। इसमें भी प्रायः बात आती है, ठीक है? तो प्रायः का मतलब ज्यादातर, 100% नहीं, अधिकतर अन्य पद का अर्थ जहां पर प्रधान हो उसको बहुव्रीहि कहते हैं। अन्य पद का अर्थ प्रधान होना चाहिए तो वहां पे उसको क्या बोलेंगे? बहुव्रीहि समास बोलेंगे। बहुव्रीहि समास करने वाला सूत्र है शेषो बहुव्रीहि। शेषो बहुव्रीहि का अर्थ क्या हो गया? उक्तात अन्यः शेष है, जो बच गया समास में, जो बच गया वो बहुव्रीहि, ठीक है? तो अब एक आपको मैं बताता हूं किस प्रकार से अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है। एक आप उदाहरण ले लो, पीतांबरः। क्या है? पीतांबरः। अब पीतांबरः में पदद्वय है। कितने पद है? पदद्वय है। इस प्रकार से बहुव्रीहि समास में अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है। तो पीतांबर है जो शब्द है, इसमें दो पद है, पीत प्लस अंबर, पीला और वस्त्र। तीसरा जो अन्य पद है वो है विष्णु। अब विद्यार्थियों, इसमें जो पीतांबर है का जो लिंग निर्धारण, वचन निर्धारण होगा वो विष्णु के अनुसार होगा। मान लो यहां पर लक्ष्मी आ जाता तो वहां पर पीतांबरा होता। क्या होता? पीतांबरा। ये कंफ्यूजन कई विद्यार्थियों को होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है। अन्य पद कौन सा है? न तो पीत प्रथम पद महत्वपूर्ण है, न अंबर पद उत्तर पद महत्वपूर्ण है। तीसरा जो विष्णु अन्य पद है वो इसमें क्या होता है? प्रधान होता है। इसी को कहा जाता है विद्यार्थियों बहुव्रीहि समास। अब देखो, इसमें क्या होता है? समस्यमान पद अन्य पद के केवल विशेषण बन के रह जाते हैं। एक बात बता दूं मैं आपको कि जैसे
पीतांबरः विष्णु, इसमें 3 पद है। पीत प्रथम पद, अंबर उत्तर पद और विष्णु अन्य पद। अब इसमें समास हमने पीतांबरः में किया। अब ये जो दोनों पद है, ये भगवान विष्णु के केवल विशेषण बन के रह जाते हैं। विशेषण का मतलब विष्णु कैसा, जो पीले वस्त्र पहन रखा है। ये पीतांबर शब्द क्या हो गया, विशेषण। बहुव्रीहि समास में यही होता है, जिन जो समस्यमान जो पद है वो अन्य पद के केवल विशेषण बन के रह जाते हैं। इसलिए आपको अच्छी वाली बात बताऊं, सर्वोपसर्जनो बहुव्रीहि ऐसी कहा जाता है। सर्वोपसर्जनो बहुव्रीहि का अर्थ क्या होता है, बहुव्रीहि में जो समस्यमान जो पद है वो बेचारे गौण होते हैं, अप्रधान होते हैं। अब पीतांबरः का कोई मतलब नहीं रहा, केवल विष्णु अर्थ आ रहा है। समझ में आ गया। तो यह आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सर्वोपसर्जनो कह समास है, तो सर्वोपसर्जन है बहुव्रीहि समास है। इसमें उपसर्जन शब्द का अर्थ होता है गौण, गौण का अर्थ होता है अप्रधान। समझ में आ गया। प्रायः का अर्थ, इसमें भी प्रायः आया है, उसका अर्थ भी हम क्या लेंगे कि अधिकांशतया, अधिकांशतया, अधिकांशतया अन्य पद का अर्थ जहां पर प्रधान होता है उसको बहुव्रीहि कहते हैं। परंतु कहीं कहीं ऐसा भी होता है, क्या होता है कि अन्य पद का अर्थ प्रधान नहीं हो, फिर भी वहां पर बहुव्रीहि समास हो जाता है। अब विद्यार्थियों, अग्रिम और अंतिम जो समास है उसका नाम है द्वंद्व समास। समास का नाम क्या है, द्वंद्व समास। इसको अधिकतर लोग बोलते हैं द्वंद्व समास, तो गलत है, द्वंद्व समास बोलते हैं। इसकी क्या परिभाषा है, प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व है। इस समास में प्रायः दो या दो से अधिक भी शब्दों के पद की अर्थ की प्रधानता होती है। इसका मतलब क्या हो गया, अधिकांशतया जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान नहीं, दोनों पदों के पद का अर्थ प्रधान होता है, उसको क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास बोलेंगे। अब देखो, दोनों का मतलब यहां पर दो या दो से अधिक भी शब्दों के बीच में पदों के अर्थ की प्रधानता हो सकती है, और अतः क्रिया में दोनों का अन्वय होता है। और चार थे द्वंद्व नाम का है, उस सूत्र से क्या होता है विद्यार्थियों, द्वंद्व समास होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, राम और कृष्ण, राम कृष्ण बनता है। हम ऐसा बोलेंगे, राम कृष्ण को बुलाना, राजपुरुष को बुलाओ तब पुरुष आ रहा था जो राजा का है, ठीक है। परंतु राम और कृष्ण दोनों को बुलाओ तो राम और कृष्ण दोनों आएंगे। समझ में आ रहा है ना, दोनों पद का अर्थ कैसे प्रधान है, वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। इस प्रकार से विद्यार्थियों, द्वंद्व समास में जो जब हम पद करते हैं उसमें विभक्ति और लिंग लगाते हैं तो द्विवचन लगाते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों पदों के अनुसार वहां पर द्विवचन हो जाता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, मैंने आपको समास के जितने भेद है और इसका जो एक सूक्ष्म अर्थ है वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, और मुझे विश्वास है कि यदि आप इससे आप अच्छे से समझते हो तो आपको पता चलेगा। थोड़ी बात हम कर लेते हैं। एक मुझे श्लोक बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये श्लोक कभी कभी आपको आप अपने व्याख्या में जोड़ सकते हैं इस श्लोक को, या अपने स्पीच में जोड़ सकते हैं। मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आपको बताऊंगा। देखो क्या है, द्वन्द्वोऽस्मि द्विगुरपि च गृहे च मे सततम् अव्ययी भावः तत्पुरुष कर्म धारय येनाहं स्याम बहुव्रीहि। इस श्लोक के मैंने दो चित्र बनाए हैं। एक इमोजी है जिसमें हंसने की है, और एक इमोजी है जिसमें कोई भिक्षुक है, वो राजा से कुछ मांग रहा है। यदि इसके दो पक्ष देखा जाए, एक तो है विद्यार्थियों, यदि इसका भाव पक्ष देखा जाए इस श्लोक का, तो यहाँ पे कारुणिक वर्णन है। यदि इसका कला पक्ष देखा जाए तो थोड़ा हमें हास्य भी होता है। किस प्रकार से इस श्लोक के अंदर काव्य मीमांसा नाम का ग्रंथ है, उसमें राजशेखर जी ने इस श्लोक को उद्धृत किया है, और वो क्या बोलते हैं, द्वंद्वोस्मि, एक
निर्धन ब्राह्मण होता है वो राजा के पास में जाके समास के पदों का प्रयोग करते हुए वो राजा से निवेदन करता है समास के माध्यम से। देखो कैसे निवेदन करता है। वो निर्धन ब्राह्मण बोलता है द्वंद्वोस्मि, मैं क्या हूं, द्वंद्व हूं। द्वंद्व का मतलब ड्यूल अर्थ होता है, अर्थात मैं अकेला नहीं हूं, मेरी पत्नी भी है। द्विगुरपि, यहां पर द्विगु का अर्थ है गायें। मेरे पास क्या है, दो बैल है, मेरे पास क्या है, दो बैल है। हम पति पत्नी है राजा, और हमारे क्या है, दो बैल है। गृहे च में सततम अव्ययी भाव है, और जिनको प्रतिदिन खिलाना पड़ता है, परंतु मेरी दशा यह है कि मेरे पास निरंतर अव्ययी भाव। अव्ययी भाव का मतलब मैं कुछ खर्च ही नहीं करता, खर्च वो करे जिसके पास कुछ हो। तो मेरे घर के अंदर तो हमेशा क्या होता है, अव्ययी भाव होता है। अव्ययी भाव का मतलब क्या है, खर्च करने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास में। तत्पुरुष कर्म धारय, परंतु इसलिए हे पुरुष श्रेष्ठ, तत्पुरुष का मतलब हे पुरुष श्रेष्ठ राजा, तत्कर्म धारिये, आप उस कर्म को धारण करो, वह कर्म करो, ये ना हम श्याम बहुव्रीहि, आप मेरे लिए कुछ ऐसा कर दो जिसके कारण मैं बहुत धनवाला हो जाऊं, मेरे पास खाने पीने की कमी नहीं रहे। अब देखो विद्यार्थियों, इस श्लोक की विशेषता क्या है कि इसमें 6 समासों का नाम आ जाता है, और एक निर्धन ब्राह्मण है वो राजा को अपनी बात भी बता देता है। इस प्रकार से थोड़ी हास्य और करुण से पूर्ण जो श्लोक है वो आप देख सकते हैं। अब देखो विद्यार्थियों, आगे मैं आपको बताने का प्रयास करूं। इस प्रकार से विद्यार्थियों मैंने आपको श्लोक बताया। अगली कक्षा के अंदर हम समास के अंदर कौन कौन से जो पद है उसके बारे में हम समझेंगे। आज की कक्षा में हमने सबसे पहले ये समझा कि भाषा को यदि हम किला माने तो उसकी दीवारें हैं समास तथा संधि। मिलाने को संधि बोलते हैं, और संक्षेप करने को समास बोलते हैं। समास में गए प्रत्यय है। उसके बाद में हमने समास के 5 भेदों के बारे में पढ़ा, है ना। और मैंने आपको थोड़ा सा, हो सकता है कि थोड़ा समय ज्यादा लग जाए, पर मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं आपको अच्छे से समझाऊं। आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों, आप सबको